स्टोरी शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। दोस्तों, सुपर गॉड सागा की स्टोरीज़ में गॉड वर्ड का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक लेवल का नाम है जो इस फिक्शनल वर्ल्ड में यूज़ होता है। और हाँ, इस स्टोरी का कोई भी पार्ट किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी को हर्ट करने के लिए नहीं है। सब कुछ फिक्शनल है। और हाँ, स्टोरी में फाइट, खून खराबा, इंटेंस सीन्स और कुछ 18+ मोमेंट्स भी हो सकते हैं जो हर एज ग्रुप के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए बच्चे और अंडर 18 व्यूवर्स अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके ही इस स्टोरी को सुने। धन्यवाद। इधर जैसे ही आर्यन ने गुस्से से मुट्ठी बांध करके जय को पंच मारा, लग रहा था उसके अंदर की सारी छुपी हुई ताकत एक पल के लिए जाग गई है। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसके हाथ में जुनून। लेकिन उसे क्या पता था कि वो मुक्का सिर्फ उसका पहला कदम नहीं, उसकी अगले कुछ पलों की सबसे बड़ी बेइज्जती बनने वाला है। क्योंकि इधर आर्यन का पंच जय तक पहुंचता उससे पहले ही जय ने उसका हाथ बीच में पकड़ लिया, जिसके बाद एक पल में ही सब बदल गया। इधर जय ने आर्यन के हाथ को जोर से दबा दिया और फिर उसके चेहरे के करीब आके बोला, तू मुझे मारेगा चुम्मू? जय कहता है और फिर तुरंत अपने दूसरे हाथ से एक जोर का पंच आर्यन के मुंह पे मार दिया, जिसके बाद आर्यन का चेहरा सीधा जमीन की तरफ झुक गया। एक ही झटके में वो नीचे गिर गया और उसकी कमर पे मिट्टी लग गई। हालांकि इधर उसके गिरते ही सब जाने पहचाने चेहरे यानी कबीर, अजय, जय, आदित्य सब एक साथ उस पर टूट पड़े। कोई उसके पीठ पर पैर मार रहा था, कोई उसके पेट पे, कोई उसकी कलाई मोड़ रहा था। और वहीं आर्यन कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ अपने हाथ से सिर को बचाने की कोशिश करता रहा। मार इतनी थी कि उसकी आंखों के आगे सब कुछ दिखना बंद हो गया। उसका सांस फट रहा था, दर्द आंखों से बह रहा था, लेकिन आवाज फिर भी नहीं निकल रही थी। लेकिन तभी एक आवाज आई, तेज, डर और गुस्से से भरी हुई। बस करो तुम लोग। इस आवाज के बाद सब एक पल के लिए रुके, जिसके बाद एक लड़की भागती हुई आई। पतली सी थी लेकिन आंखों में शोला था। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आर्यन की कजिन सिस्टर, उसके चाचा की लड़की शिवानी सिंह है। खैर, इधर वो बीच में घुस गई, कबीर को धक्का दिया, अजय को हटाया और आदित्य के सामने खड़ी हो गई। और फिर आदित्य को घूरते हुए कहा, अगर आर्यन को एक और मार भी लगी ना तो मैं प्रिंसिपल के पास जाकर तुम सबकी बैंड बजा दूंगी। और हाँ, भूल मत जाना मेरे बड़े भाई ईशान कौन है, मैं उनसे तुम्हारी क्लास लगवा दूंगी। शिवानी कहती है और वहीं उसकी धमकी सुन के जय थोड़ा सा हंसा और फिर कहा, शिवानी तुम कब तक इस चोमू हकले आर्यन को बचाती रहोगी? जय कहता है और फिर सब थोड़ा पीछे हट गए, क्योंकि वो जानते थे शिवानी का बड़ा भाई ईशान इस कॉलेज का सबसे पावरफुल लड़का है, एक सीनियर जिसका नाम सुन के ही फर्स्ट ईयर वाले कान पकड़ लेते थे। खैर, इधर शिवानी के चेहरे पे जितना गुस्सा था उतना ही दर्द भी, क्योंकि वो जानती थी उसका बड़ा भाई कभी आर्यन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसने कभी आर्यन को अपना भाई नहीं माना, और ना उसके दूसरे भाई विक्की सिंह ने। एक सिर्फ वही है जो हर वक्त आर्यन के साथ खड़ी रही, उसे भाई का, उसकी कमजोरी को समझा। लेकिन खैर, अभी वो खुद इतनी ताकतवर नहीं थी कि जय और बाकी सबको सबक सिखा सके, इसलिए सिर्फ अपने भाई ईशान के नाम का सहारा था उसके पास। खैर, इधर ये सोचने के बाद शिवानी ने आर्यन को देखा। वो जमीन पे पड़ा था, आंखों के कोने से आंसू गिर रहे थे, कपड़ों पे मिट्टी, गला सूजा हुआ है। इसलिए शिवानी ने उसका हाथ पकड़ा, उसका कंधा अपने कंधे पे लिया और धीरे से कहा, चलो आर्यन चलते हैं। और वहीं आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वो चुप था, क्योंकि चोट से ज्यादा उसकी आंखों में बेइज्जती का जख्म था। खैर, अब वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी पीछे से जय ने बोला, चोमू को तो बहन ने गोद ले लिया लगता है। और वहीं अजय जय की बात सुन के हंसा और बोला, अरे भाई, ये तो फुल ड्रामा क्वीन है, बहन का सहारा लेता है। और फिर आदित्य बोलता है अजय की बात सुन के, दोस्तों अब तो इसकी साइकिल भी गई और इज्जत भी। और वहीं शिवानी सुनने के बाद भी आर्यन को ले जा रही थी। कोई आवाज नहीं, सिर्फ उसके कदमों की थप थप और आर्यन के दर्द की गूंज। खैर, इधर शिवानी ने आर्यन को अपनी पोश कार में बैठाया और फिर जय और बाकी सबके सामने से पार्किंग लॉट से निकल के, फिर कॉलेज गेट से निकल के हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। और फिर इधर रास्ते में शिवानी आर्यन को देखते हुए कहती है, उसकी आवाज में एक मिक्सचर था, चिंता का, गुस्से का और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन का। आर्यन, तुम अपने ऊपर काम करो, लेवल अप हो, दूसरे प्लैनेट जाकर वहां ट्रेनिंग लो। देखो, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम एक जाने माने परिवार के बच्चे हैं,
पैसे के दम पे हम इजीली लेवल अप हो सकते हैं बिना किसी खतरे के। तो फिर तुम क्यों नहीं कर रहे? क्यों अभी भी ब्रॉन्ज लेवल पे ही अटके हो? उसने अपना आईब्रो उठाते हुए एक डीप साई ली, जैसे ये बात वो पहले भी कई बार कह चुकी हो। हालांकि वो रुकती नहीं, उसकी टोन थोड़ी तेज हो गई, जैसे अपने ही शब्दों से खुद को फ्यूल मिल रहा हो। कसम से आर्यन, अगर मेरे पास फाइटिंग मैजिक होता ना तो मैं कब की एक लेजेंड वॉरियर बन चुकी होती, बिल्कुल ईशान भैया की तरह। और हाँ, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, शिवानी कहती है। और वहीं आर्यन ने शिवानी की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसकी आंखों में वो हमेशा की तरह नियंत्रण था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर अपने आप को रोक रहा हो। लेकिन फिर उसने हल्की सी सांस ली और फिर एक छोटी सी स्माइल के साथ हकलाते हुए कहा, शिवानी दीदी, मैं होना तो चाहता हूँ लेवल अप, लेकिन अपने दम पे। लेकिन डैड और मॉम ने मुझे रोक के रखा है। उन्होंने कहा है कि तुम अभी कुछ भी नहीं करोगे जब तक तुम 24 साल के नहीं हो जाते। इसलिए दीदी, अभी तो मैं कुछ साल ऐसा ही रहने वाला हूँ, आर्यन हकलाते हुए कहता है। और वहीं ये जवाब सुनते ही शिवानी ने अपने हाथों को जोर से स्टीयरिंग व्हील पर कस लिया, जैसे गुस्सा उसके नसों में सीधा चढ़ गया हो। और फिर उसने कहा, फिर वही बात कर रहे हो तुम, मॉम डैड ने रोक के रखा है वगैरह वगैरह। अरे तुम सीक्रेटली भी तो इवॉल्व हो सकते हो, हर बात पे उनका इंतजार करोगे क्या और उनकी परमिशन लोगे क्या? अब तुम बच्चे नहीं हो। और हाँ, ये बता, क्या तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल कभी लोगे या नहीं? शिवानी कहती है। और हाँ, उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन अंदर एक छुपा हुआ कॉन्सर्न और केयर भी था। इसलिए इधर आर्यन ने बस चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया, जैसे उसके पास इसका जवाब ही ना हो। और फिर उसने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों का थकान और चोटों का दर्द सब दिख रहा था। हालांकि फिर वो हकलाते हुए कहता है, लेकिन दीदी वो। आर्यन बस इतना ही कह पाया था कि अचानक जैसे उसके दिमाग में एक रिमाइंडर फ्लैश हुआ। उसने तुरंत अपना बैग खोला, जिसके बाद चैन की आवाज़ गाड़ी में गूंज गई। बैग के साइड वाले कंपार्टमेंट से एक छोटी सी शेकर बॉटल निकाली, फिर अंदर हाथ डाल के एक पाउडर का डिब्बा निकाला। बॉटल में पानी भरा, पाउडर उसमें डाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसको शेक करके एक ही बार में पी गया। और वहीं इधर शिवानी उसको घूरती रही। उसके चेहरे पर एक मिक्स एक्सप्रेशन था, डिसअपॉइंटमेंट का, गुस्से का और थोड़ी सी बेचैनी का। उसने अपना सिर हल्का सा हिलाकर एक ठंडी सी आवाज में कहा, तुम अभी तक इस बेकार पाउडर को पी रहे हो, जबकि इसका तुम पे कोई असर भी नहीं होता। तुम तो कमजोर के कमजोर ही रहते हो इसको पीने के बाद भी, शिवानी कहती है। जिसके बाद कार के अंदर एक ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। बस इंजन की आवाज और टायर का रोड से टकराने का रिदमिक हम सुनाई दे रहा था और दोनों अपने अपने ख्यालों में डूब गए। और फिर कुछ सेकंड्स बाद कार के अंदर शिवानी की बात सुनने के बाद आर्यन ने अपनी नजर सीधी रखी, जैसे उसने पहले से सोचा हो कि इसका जवाब क्या देना है। उसकी आवाज थोड़ी हल्की सी लेकिन फर्म थी। और फिर उसने हकलाते हुए कहा, दीदी, मुझे ये पाउडर तब तक पीना है जब तक मैं 24 साल का नहीं हो जाता। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी। आर्यन ने कहा, जैसे ये एक फिक्स्ड रूल हो जो बदला नहीं जा सकता। और वहीं ये सुन के शिवानी ने स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ थोड़ा टाइट किए, फिर उसकी तरफ घूरते हुए बोली, आर्यन, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पाउडर तुम्हारी ताकत बढ़ाने के बजाय उसे कम कर रहा हो? तभी तो तुम दिन ब दिन और कमजोर होते जा रहे हो। उसकी आवाज में शक भी था, कंसर्न भी और एक छुपा हुआ गुस्सा भी, जैसे उसने अभी अभी किसी डेंजरस पॉसिबिलिटी का अंदाजा लगाया हो। हालांकि इधर आर्यन ने तुरंत सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी के साथ एक फोर्स्ड स्माइल आई और फिर उसने हकलाते हुए कहा, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। मॉम डैड ये थोड़ी करेंगे कि वो मुझे ऐसा पाउडर पिलाएं जो मुझे कमज़ोर करे। आप भी जानती हो ना, वो मेरे लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे, आर्यन कहता है। और वहीं शिवानी उसका जवाब सुन के कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, जैसे उसके पास अभी भी बहुत सारे सवाल हों। लेकिन उसकी नज़र अचानक विंडशील्ड के पार चली जाती है और वो देखती है कि सामने हॉस्पिटल का मेन गेट आ चुका था। इसलिए उसने एक छोटी सी सांस ली और बोलने के बजाय अपनी पोर्श कार को स्मूथ टर्न देते हुए हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में ले आई। जिसके बाद कार एक हल्की सी झटके के साथ रुकती है, इंजन बंद होता है
और वहां एक पल के लिए सिर्फ आसपास शहर की हलचल और व्हीकल्स और लोगों के आने जाने की आवाज सुनाई देती है। हालांकि इधर शिवानी ने अपनी सीट बेल्ट खोला और फिर उतर के पैसेंजर साइड की तरफ गई और फिर आर्यन को देखा। फिर अपना हाथ उसके बाजू के नीचे लगा के उसे सहारा दिया और कहा, चलो। उसने कहा, लेकिन उसके टोन में अर्जेंसी थी। और वहीं आर्यन थोड़ा सा लंगड़ाता हुआ बाहर निकला। शिवानी उसका पूरा वजन संभालते हुए हॉस्पिटल के ग्लास डोर्स की तरफ बढ़ने लगी। डोर के ऑटोमेटिक सेंसर्स ने उनका आना फील किया और फिर एक हल्की सी श्श की आवाज के साथ वो खुल गए और इस तरह वो दोनों सीधा अंदर चले गए। और वहीं शिवानी का हाथ अब भी आर्यन के कंधे पर था और वो सहारा दिए हुए थी, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आर्यन की कोई हड्डी टूट गई है, इसलिए वो चल नहीं पा रहा बिना सहारे के, इसलिए शिवानी उसे पकड़े हुए है। हालांकि इधर हॉस्पिटल के एन्चांटेड ग्लास डोर्स जैसे ही खुले, एक अलग ही दुनिया सामने आ गई। ये कोई आम हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि एक मैजिकल हीलिंग सेंटर था, जहां हवा में हल्की सी चमक थी और वॉल्स पर पुराने रून ग्लोइंग पैटर्न्स में डांस कर रहे थे। हर कॉर्नर से एक सूदिंग हर्बल फ्रैग्रेंस आ रही थी, जो मन को इंस्टेंटली शांत कर रही थी। खैर, इधर रिसेप्शनिस्ट से फॉर्मेलिटीज पूरी करते ही शिवानी ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे हीलिंग रूम की तरफ लेके बढ़ने लगी। और हाँ, मार्बल फ्लोर के बीच में एम्बेडेड गोल्डन लाइंस सॉफ्ट ग्लो छोड़ रही थी, जो उन्हें सीधा हीलिंग चैम्बर्स तक का रास्ता गाइड कर रही थी। खैर, इधर जब वो दोनों एक बड़े आर्क शेप्ड कॉरिडोर में घुस ही रहे थे कि तभी सामने से एक डॉक्टर निकल रहा था, रेड और वाइट कलर का डॉक्टर वाला कपड़ा पहने। लेकिन उस डॉक्टर में एक खास बात थी, वो ये कि उसके गले में ग्लोइंग ग्रीन एमरल्ड पेंडेंट लटका हुआ था। और हाँ, ये था हॉस्पिटल का फेमस एमरल्ड डॉक्टर, जो अपने रेयर मैना डिटेक्शन स्किल्स के लिए जाना जाता था। हालांकि इधर आर्यन जैसे ही उसके करीब से गुजरा, उसके एमरल्ड पेंडेंट से एक हल्की सी ग्रीन फ्लेयर निकली और उसी पल आर्यन की पीठ में एक तीखी सी जलन फैल गई, जैसे किसी ने अंदर से स्किन को जला दिया हो, जिससे आर्यन के कदम एक पल के लिए हिल गए। दर्द उसके चेहरे पर क्लियरली दिख रहा था, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया और वहीं एमरल्ड डॉक्टर ने अपने काम चेहरे के साथ एक बार आर्यन की तरफ देखा और फिर उसकी पीठ की तरफ, और फिर हैरान हो गया। लेकिन फिर वो बिना कुछ बोले सीधा अपने कैबिन की तरफ मुड़ गया और ऐसा दिखाया जैसे वो बस अपने काम में बिजी है। और वहीं इधर शिवानी ने इस छोटे से इंसिडेंट को नोटिस भी नहीं किया। वो बस आर्यन को जेंटली सपोर्ट करते हुए हीलिंग रूम में ले आई और फिर हम देखते हैं रूम के अंदर एक हीलर डॉक्टर ऑलरेडी तैयार था, गोल्डन लाइन रोब में। उसने आर्यन को जेंटली एक फ्लोटिंग हीलिंग बेड पर लिटा दिया, जो हवा में सॉफ्टली ग्लाइड कर रहा था। रूम के चारों कोनों में ग्लोइंग क्रिस्टल्स एक्टिवेट हुए, एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हुए, जिसके बाद डॉक्टर ने अपने पाम्स ज्वाइन किए और फिर उनसे एक गोल्डन वाइट लाइट निकलकर आर्यन के ब्रूजेस और पेन एरियाज पर गिरने लगी। साथ ही एक हीलर नर्स शिमरिंग ब्लू पोशन लेकर आई, जो उसने आर्यन के फोरहेड और चेस्ट पर सॉफ्टली अप्लाई किया। दूसरी साइड एक बोन अलाइनमेंट मेज अपनी पर्पल वॉन्ड से आर्यन के मसल्स और बोन्स को हील कर रहा था, जबकि एक माना फ्लो रेगुलेटर उसके अंदर की एनर्जी को बैलेंस कर रहा था। और हाँ, पूरे प्रोसीजर में सिर्फ कुछ मिनट लगे, लेकिन इंटेंसिटी ऐसी थी जैसे एक पूरा दिन रेस्ट किया हो। हालांकि इधर हीलिंग बैरियर डीएक्टिवेट होते ही डॉक्टर ने शिवानी से कहा, ही इज स्टेबल नाउ, बट प्लीज अवॉइड फिजिकल स्ट्रेस फॉर अ फ्यू डेज। डॉक्टर शिवानी से कहता है और वहीं ये सुन के शिवानी ने एक स्माइल दिया और फिर डॉक्टर से कहा, थैंक यू डॉक्टर। और फिर उसने आर्यन को चलने का इशारा किया, जिसके बाद दोनों वापस से पार्किंग एरिया की तरफ चल दिए। और फिर पार्किंग एरिया में आने के बाद शिवानी और आर्यन पोर्श कार में बैठ गए और फिर कार स्मूथ मोशन में घर की तरफ निकल गई। हालांकि इधर शिवानी और आर्यन तो हॉस्पिटल से निकल गए थे, लेकिन यहीं हॉस्पिटल के एक कैबिन में एक और कहानी, एक पुरानी सच्चाई जाग रही थी। अरे मेरा मतलब, इधर हॉस्पिटल के अंदर कहीं एक साइलेंट डिमलिट कैबिन था, जिसमें सिर्फ एक ग्रीन क्रिस्टल लैंप की हल्की रोशनी थी। और उस कैबिन में एमरल्ड डॉक्टर अपनी हैवी साईफाई चेयर पर बैठा था। उसकी उंगलियों के बीच लटकता हुआ एमरल्ड पेंडेंट धीरे धीरे स्विंग कर रहा था। पेंडेंट से निकलती हल्की सी ग्रीन ग्लो उसके चेहरे के एक हिस्से को इल्यूमिनेट कर रही थी। बाकी आधा चेहरा गहरी छाया में छुपा हुआ था। उसकी नज़र शांत थी,
लेकिन अंदर से कुछ हिला हुआ लग रहा था। वो पेंडेंट को और करीब लाते हुए जैसे उसकी एनर्जी को फील कर रहा हो। कैबिन में एक कोल्ड साइलेंस था जो सिर्फ उसके हल्की सी सांस लेने की आवाज से टूट रहा था। और फिर बहुत ही धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी और भारी आवाज में, जैसे अपने आप से बात कर रहा हो, उसने कहा, हो तो तुम अभी भी जिंदा हो लड़के, लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम उस रात मारे गए थे। एमरल्ड डॉक्टर कहता है और हाँ, उसके शब्दों के साथ ही पेंडेंट की ग्रीन ग्लो थोड़ी सी तेज हुई, जैसे वो भी इस बात का जवाब जानता हो। और फिर डॉक्टर की आंखों में एक पल के लिए गहरा सस्पिशन और एक पुरानी याद झलक गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी चेयर पीछे की और फिर लैंप बुझा दिया, जिसके बाद केबिन दोबारा अंधेरे में डूब गया। अरे जा कहाँ रहे हो अभी, आउटरो सॉन्ग तो सुन के जाओ। आयन रुकने वाला नहीं, जख्म सहकर झुकने वाला नहीं। भीड़ में सबने ठुकरा दिया पर दिल का जज्बा बुझा नहीं। गिरा है वो पर हार नहीं मानेगा, एक दिन सबको गिरा के मारेगा, क्योंकि ये है आयन, ये है आयन सिंगुलर। तूफानों से भी टकरा जाएगा, किस्मत को भी हटा जाएगा। ये है आयन, ये है सुपर डेविल आयन, get from the big boy, get from the big boy।